डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम पार्ट 2। पार्ट 1 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ लेक्चर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं लास्ट लेक्चर के ही आखिरी स्लाइड से आई एम टेकिंग अप जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं और सबसे पहली बात है कि ये वेव फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वेव फंक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन्स जो है, हाउ दे आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, हाउ ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, बट इट इज ऑफ great importance to know कि how are the electrons arranged around the nucleus, क्योंकि इसी से हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पता चलेगा। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में पता चलेगा, we will in turn know about the shape of the different atomic orbitals. So to visualize the orbitals three dimensionally, ये थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन के लिए हम वेव फंक्शन को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ आर एन एल डिपेंडिंग ऑन और इनटू वाई एल एम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट एंड द एंगुलर कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट वुड कंपोनेंट दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एंगुलर कंपोनेंट किस पर डिपेंड करेगा? जैसा कि मैंने आपको समझाया है पहले, एंगुलर कंपोनेंट विल डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस इन रेडियल दीज कंपोनेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह में भी समझा दिया है। तो यहाँ आप ये बात याद रखेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट एज वेल एज द एंगुलर कंपोनेंट। Radial component will give us the distance from the nucleus, और जो हमारा angular component है, इससे पता चलेगा हमें कि along जो ये probability है, जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, how it will depend upon the angles theta and phi। ये हमारा टेबल है, ये हमारा n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू s है। इस कॉलम में हमने n के वैल्यूज दिए हुए हैं, इस कॉलम में हमने l के वैल्यूज दिए हुए हैं, और ये जो पूरा है, ये कॉलम है, इसमें हमारा रेडियल वेव फंक्शन दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे L का वैल्यू है, M का वैल्यू और एंगुलर वेव फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट पे जाते हैं। लेट अस गो टू L इज इक्वल टू 1, 0 रादर। तो L जब 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? N 1 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा 1s इलेक्ट्रॉन है। 1s इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो होगा 2 divided by 2 bracket z by a0 या a0 raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus z r by a0। ये हो गया हमारे 1s इलेक्ट्रॉन का रेडियल कंपोनेंट, और इस 1s इलेक्ट्रॉन का एंगुलर कंपोनेंट जो है, इट इज 1 by 4 pi raised to the power 1 by 2। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की टोटल वेव फंक्शन लिखना चाहेंगे, इस 1s इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन लिखना चाहेंगे, हाइड्रोजन एटम में के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन लिखना चाहेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेडियल कंपोनेंट। इस रेडियल कंपोनेंट को हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय एंगुलर कंपोनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो व्हाट विल गेट? वी विल गेट द वेव फंक्शन, यानी कि जो हमारा साई 100 है, दिस इज n l एंड m, इसका जो टोटल वेव फंक्शन होगा, दिस विल बी रेडियल कंपोनेंट इनटू एंगुलर कंपोनेंट। ये आप देख लीजिए, 2 यहाँ पे 2 है, z वी नो इट इज 1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो 1 raised to the power 3 by 2 ये इंटू 1 ही हो गया। a0 raised to the power 3 by 2, ठीक है, a0 के raised to the power 3 by 2 है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो 1
2 × 1 2 ही हो जाएगा, 2 के बाद फिर E आएगा, E आ गया यहाँ पे, Z अगेन 1 है तो R/A0 इंटू 1/4 1/2, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी आवर वेव फंक्शन फॉर 1s। इस टेबल को जरा आप गौर से देख लीजिए। When you see this table carefully, हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू जो है ये बदल रही है, ये हमारे 2s की वैल्यू है 1/2√2 so on and so forth। इसी तरह ये हमारी 3s की वैल्यू है 2/9√2 और ये सारी चीजें ये इस 3s की वैल्यू है। तो जो रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू है 1s 2s 3s के केस में ये बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है और इट डिपेंड्स ऑन R, ठीक है ना। R हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो एंगुलर कंपोनेंट क्या है हमारी, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, जो हमारा एंगुलर कंपोनेंट है इट विल बी 1/4 pi raised to the power 1/2 in case of 1s as well as 2s as well as 3s, यानी कि it remains constant, it doesn't change with theta or phi। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, it doesn't change with the change in orientation। थीटा और फाई के चेंज होने से इस 1s या 2s या 3s की वैल्यू पे कोई असर नहीं हो रहा है। हमारी जो एंगुलर जो हमारा कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन जो है इट इज कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो पहले हम डील कर रहे हैं इन s ऑर्बिटल्स के साथ ही हम डील कर रहे हैं, तो लेट अस गो अहेड। इस स्लाइड में हमने देख लिया हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, यानी कि psi 1 0 0 n is equal to 1, l is equal to 0 and m is equal to 0, यानी कि हमारा 1s इलेक्ट्रॉन, ये A0 जो हमारा है ये हमारा कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। इस A0 के बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। So it is evident from the table that the radial component of wave function for 1s orbital is equal to 2 raised to the power, ये z का 1 ही वैल्यू है, 3 by ये सारे वैल्यूज e raised power minus z by r। It is dependent on the radius r। The angular component for the s 1s 2s 3s orbitals is independent of theta and phi। इसकी वैल्यू 1/4 pi है, raised to power 3/2, and thus the probability of finding an electron is independent of the direction। जब थीटा पे डिपेंडेंस नहीं है, जब फाई पे डिपेंडेंस नहीं है, तो इसका मतलब है जो s ऑर्बिटल्स है, in case of s orbitals if we change the orientation, if we change theta or phi, जो हमारी वैल्यू है वेव फंक्शंस की, it is not going to change। इसलिए जब इसकी डिपेंडेंस है ही नहीं एंगल या ओरिएंटेशन पे, तो हमारे s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्लॉट्स फॉर s ऑर्बिटल। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली चीज है कि दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली बहुत सारे डॉट्स हैं, ठीक है ना। तो जहां डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है देयर the probability of finding an electron is more, and as we move away from the nucleus the probability of finding the electron decreases, क्योंकि जो हमारे डॉट्स हैं ये लेस डेंस होते जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप गौर से अगर आप मतलब लाइक इसको मोर माइन्यूटली देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के होने की, ठीक है। तो ये जो एकदम बीच वाला पोर्शन है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है इस न्यूक्लियस में, बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक से शुरू होता है, and you find कि it is same in all the directions। So our this s1s orbital is spherically symmetrical, in fact all s orbitals are spherically symmetrical। ये again density of dots represents the probability density, और ये इसी 1s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन का प्लॉट है 1s, और हम देख रहे हैं इसका इस इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस द प्लॉट फॉर वेव फंक्शन। तो द वेव फंक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस r, and this is radial probability density। radial probability density में क्या है,
तो इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को की डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है विद द रेडियल डिस्टेंस, विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको ऐसे प्लॉट किया गया है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में एट द न्यूक्लियस ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और 0 से शुरू होते होते ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये देख लीजिए यहाँ से बेसिकली ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ तक, ये जो आपको डेंस सर्कल सा दिख रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज होता जाएगा, जैसा कि क्लियर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ से। यानी कि आपका 1s ऑर्बिटल अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव फंक्शन के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ के जरिए भी आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। You can show it in all the 3 ways. So the probability of finding an electron in a spherical shell of radius dr at a distance r from the nucleus is expressed in terms of radial probability distribution. ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है बेसिकली, जब आप ये कर लें न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल शेल ले लें, इसका ये मान लीजिए कि स्फेरिकल शेल का जो आपका रेडियस है, ये मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, लेट मी ट्राई। तो ये आप एक स्फेरिकल शेल लेंगे, ठीक है, ये आपको 3 डायमेंशंस में यू विल हैव टू ट्राई टू परसीव इट, और यहाँ पे फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर के इसका रेडियस डी आर है और यहाँ से डिस्टेंस जो है ये आर है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एरिया, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, वी विल नेम इट एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। ओके फाइन, चलिए हम आगे चलते हैं ना। The distance from the nucleus where there is maximum probability of finding an electron is denoted by RMP and is referred to as the most probable distance. अभी आपने देखा था इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के प्लॉट में, आपने देखा था कि जब हम शुरू करते हैं, जब हम देख लेते हैं इस प्लॉट को, लेट अस से इज लाइक दिस, जब हम इस प्लॉट को देखते हैं तो न्यूक्लियस पे तो नहीं होती है कोई प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब आप न्यूक्लियस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना, ये यहाँ से बढ़ती चली जाती है, और ये जो डिस्टेंस है where there is the maximum probability of finding an electron, इसी को हम कहते हैं RMP या most probable distance, right? चलिए जी, और हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम ये ए नॉट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बोर्स रेडियस को भी जो भी जिसको भी कहते हैं हम, दैट्स इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसी को हम बोर्स रेडियस भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लॉट करने हैं अगेंस्ट आर, न्यूक्लियस पे तो आपको पता है नहीं है प्रोबेबिलिटी, फिर बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, फिर डिक्रीज हो रही है, और ये जो पीक है हमारी, दिस इज आवर मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। इस ग्राफ में हम एक ही जगह आपको दिखाएंगे कि आप कैसे जो आपके 1s 2s या 3s इसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, साइज स्क्वायर है। पहले तो इसको इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तौर पे दिखाया गया है, और उसके बाद वेव फंक्शन के जरिए भी दिखाया गया है, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भी दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे गौर से तो आप देख लीजिए जितना जितना आप बाहर जाते हैं, ये जो आपका ये आपका जो इसका जो एरिया ये लाइटर हो रहा है, बीच में आप देख लीजिए बहुत डेंस है और बाहर बाहर बहुत लाइट है, इसका मतलब है कि व्हेन यू मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ आवर 1s ऑर्बिटल। ये 2s में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक ऐसी जगह आ रही है जो ये आपको कंसेंट्रिक रिंग, व्हाइट कंसेंट्रिक रिंग जो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है ना। उसके बाद फिर से बढ़ रही है, फिर से बढ़ रही है, यहाँ से मैक्सिमम हो रही है, और उसके बाद ये फिर से लाइट हो रहा है, यानी कि आपकी डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है ये डिक्रीज हो रही है। सो इन दिस 2s ऑर्बिटल यू फाइंड वन कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है। इसी तरह जब आप 3s ऑर्बिटल की बात करेंगे, सबसे पहले हाई डेंसिटी, उसके बाद ये डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक कंसेंट्रिक रिंग वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई डॉट ही नहीं है इस एरिया में।
उसके बाद फिर से इंक्रीज होते होते ये मैक्सिमम होती जा रही है यहाँ पे इस डार्क रिंग में, फिर से डिक्रीज हो गई, फिर से वाइट कंसेंट्रिक रिंग ऐसा कि यहाँ पे देयर इजंट एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है ना। इसके बाद फिर से आप देख लीजिए इंक्रीज होते होते फिर से एक डार्क रिंग। सो इन केस ऑफ 1s आप एक नॉर्मल सा ये देख रहे हैं, अगर हम पहले 1s को ही देख लीजिए, ये इसका वेव फंक्शन है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बोला है न्यूक्लियस में 0 प्रोबेबिलिटी होती है, न्यूक्लियस के बाहर से बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जो कि हमारा ये है बोहर रेडियस है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके बाद ये डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 2s में आप देख लीजिए, 2s में क्या होता है कि आपका जो वेव फंक्शन में जब आप प्लॉट कर रहे हैं इसको अगेंस्ट आर, वेव फंक्शन को जब आप अगेंस्ट डिस्टेंस आर कर रहे हैं प्लॉट, तो ये क्रॉस कर रहा है इस जीरो को। ठीक है ना। और जब आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी देख लीजिएगा, उस टाइम भी इट जस्ट टचेस जीरो। इसका मतलब है हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास एक कंसेंट्रिक रिंग है that is at a certain distance from the nucleus where the probability of finding an electron is zero. In case of 2s we find one such ring. ठीक है। और अगेन हमारा जो मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस है ये 6a0 है। इन केस ऑफ 3s ऑर्बिटल ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को आप प्लॉट कर लीजिए अगेंस्ट r, फिर से वही ये दो जगह टच कर रहा है, जीरो को क्रॉस कर रहा है इसको, और हमारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में भी दो जगह ये जीरो आ रहे हैं, यानी कि दो कंसेंट्रिक रिंग्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसे डिस्टेंसेस, ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम नोड्स। ठीक है। सो चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नोड होगा वो वैल्यू r का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक r की वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको हम कहेंगे ये हमारा r की वैल्यू है। तो चूंकि हमारे इसमें सिर्फ r को ही डील कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द एंगल्स, क्योंकि एंगल्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो वो वैल्यू r की जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो या साई इज जीरो, साई इज जीरो, साई स्क्वायर इज जीरो, अगेन साई स्क्वायर इज जीरो, ऐसे इस वैल्यू को हम कहेंगे रेडियल, राइट। सो अ वैल्यू ऑफ r फॉर विच psi is zero, psi square is zero, or we may say the probability of finding an electron is zero. तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियल नोड। यहाँ पे एक और चीज है समझने लायक, अगर आप इन ग्राफ्स को गौर से देखेंगे, इन दो ग्राफ्स को आप देख रहे हैं, ये जो है नेगेटिव वैल्यू में भी जा रहा है, साइन नेगेटिव वैल्यू में भी जा रहा है। तो समटाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड कि डज इट मीन कि प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव? नो, नॉट एट ऑल। ये जो साई हमारा है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है, और ये फेज है, ये फेज नेगेटिव हो सकता है। आवर this probability density, it is psi square, so it can't be zero. अगर psi नेगेटिव भी है तो psi square तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, psi square तो again it will be positive. So psi may be negative because its amplitude or phase it may be negative, जबकि psi square can never be negative, probability can never be negative. ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि how can we find out the number of nodes। हम रेडियल नोड्स का नंबर देख लेंगे। तो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वी यूज द फॉर्मूला n minus 1 minus l, राइट। तो n क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 तो पता ही है, और l जो है दैट्स आवर azimuthal quantum number, and in case of this s orbitals it's equal to 0। तो हमारे 1s में कितने नोड्स होंगे फिर? ऑब्वियसली रेडियल नोड्स होंगे, क्योंकि थीटा और फाई पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो एंगुलर नोड होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इन केस ऑफ 1s जो हमारा नोड होगा दैट विल बी, अगर आप यहाँ पे भी देखिए कितने नोड दिख रहे हैं आपको, मुझे नहीं लगता कोई नोड दिख रहा है। जो बीच वाली जगह है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सो दिस इज द न्यूक्लियस। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा आप नोड के साथ। तो इसमें आपको कोई नोड नहीं दिख रहा है। तो लेट अस फाइंड आउट कितने नोड है 1s में। इस हिसाब से, फिगर के हिसाब से तो 0 नोड्स होने चाहिए। तो लेट अस सी ऐसा ही हो रहा है क्या? n is equal to 1
minus 1 minus 0, 1 minus 1 is 0, 0 minus is 0, so we have got 0 nodes, ठीक है ना. So in case of 1s we have 0. 2s में कितने नोड्स है, फिगर देख लीजिए, एक नोड है. तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 minus 1 minus 0, 2 minus 1 minus 0, ये हो जाएगा एक नोड. 3s में कितने नोड है, ये देख लीजिए, एक नोड है, एक कंसेंट्रिक रिंग, व्हाइट कंसेंट्रिक रिंग, एक और व्हाइट कंसेंट्रिक रिंग, तो दो नोड्स है. तो होंगे कितने नोड्स, n minus 1 minus 0, 3 minus 1 minus 0, so we are having two nodes. तो 2p ऑर्बिटल में हमारे पास कितने ये रेडियल नोड्स होंगे, ठीक है ना. रेडियल नोड्स कितने होंगे 3p ऑर्बिटल में, हमें पता है दैट विल बी n minus 1 minus l. n की वैल्यू 3, 1 तो 1 ही है, माइनस p की वैल्यू 1, तो इट विल बी 3 minus 1 minus 1. देख लीजिए, that is 3 minus 1 minus 1, and 3 minus 1 और minus 1 minus 2 हो जाते हैं, तो we will have one radial node in case of 3p orbital. ये again I have copied it, that's why it's blurred. तो ये probability और distance from the nucleus है for 3s this orbital n minus l minus 1 के हिसाब से हमारे पास कितने नोड्स है, एक नोड है, ये दो नोड है, ठीक है. So we are having two nodes. ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, और ये हमारा 3s ऑर्बिटल है. 1s ब्लू है, 2s कौन सा है, 2s ये ऑरेंज है, 3s रेड है. तो इसमें देख लीजिए, इसमें कोई नोड नहीं है ब्लू वाले में, ऑरेंज में एक नोड यानी कि 2s में एक नोड, और 3s में हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है. तो अगर लेकिन हम इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारा जो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है आरएमपी, ये इसका आरएमपी, ये इसका आरएमपी, और ये इसका आरएमपी है, ठीक है. तो इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, जो हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला डिस्टेंस जो है यानी कि आरएमपी इन केस ऑफ दिस 1s ऑर्बिटल विल बी लेसर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हो गई है, ये वाली डिस्टेंस. तो 2s का ये वाली डिस्टेंस और 3s की ये वाली डिस्टेंस 600 से अबव है ये, तो इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन n, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, we will identify the correct radial probability distribution and the number of radial nodes plot for 5s. ये हमारे पास दिए गए हैं प्लॉट्स, आपको ये बताना है कि 5s के लिए कौन सा प्लॉट है. सबसे पहले 5s में कौन से नोड, कितने नोड्स होंगे, दैट विल बी, चलिए हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी n minus l minus 1, ठीक है जी. n कितना है, 5 minus 0 minus 1. तो हाउ मेनी नोड्स विल बी हैविंग, हमारे पास कितने होंगे, तो 4 नोड्स होंगे, ठीक है. तो पहली फुर्सत में हमारा जो ये ऑप्शन 2 है ये खत्म हो जाता है, दिस इज नॉट ए वायबल ऑप्शन, ये सही ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं. यहाँ पे भी 4 नोड्स है, तो यहाँ पे भी 4 रेडियल नोड्स, तो सही कौन सा है, लेट अस सी. जरा इसके नोड्स गिन लेते हैं, ये नोड है, नहीं ये नोड नहीं है, ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस है जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 न्यूक्लियस के अंदर. तो नोड्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3. सो इस पे 4 रेडियल नोड्स लिखा गया है, बट एक्चुअली देयर आर ओनली 3 नोड्स, ठीक है. And in this case we have got 1 2 3 and 4 nodes, right. So in this case we have got 4 radial nodes, so this will be the correct option. If we have a question कि जहाँ पे हमें different plots दिए गए हैं और we will have to identify कि ये इसमें से किसी particular orbit का कौन सा ये है plot है, तो we must just take it up step by step and we will easily be able to do it. So this was all about today's lecture. I'll be taking up this p orbitals in the next lecture. So I hope this was easy and you have developed some interest in these wave functions and orbitals.
Thank you so much.